गुड इवनिंग साक्षी। ऑल राइट, विजिबल है सबको? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है बच्चों? बताओ एक बार, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, आवाज भी आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल एज Yes, वेल? sir. ऑल राइट, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द क्लास देन। तो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड का पूरा जो पोर्शन है, तीन पोर्शंस में डिवाइडेड है। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, है ना? फ्लूइड में तीन चीजें पढ़ते हैं जनरली हम। एक तो स्टैटिक्स वाला पोर्शन पढ़ते हैं जिसमें फ्लूइड रेस्ट पे होता है ना, पास्कल, स्लो, बैरोमीटर, इन सब चीजों का इन सब चीजों पे क्वेश्चन बन जाता है उस केस में, है ना? उसके बाद हम पढ़ते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में फ्लूइड ऑब्वियसली क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड की, जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, है ना, विस्कोसिटी हो गया। तो इन टॉपिक्स पे इंडिविजुअली, इन प्रॉपर्टीज पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी एक टॉपिक की तरह कंसिडर किया जाता है। तो आज हम ये दोनों कंप्लीट करके फ्लूइड को पैक कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस पे फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं थोड़े से, एंड देन वी कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स में, सिंस हमको समझ में आता है कि भाई डायनामिक्स का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज फ्लो कर रही है ना, मूवमेंट है उसके अंदर, कुछ ना कुछ उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, कुछ ना कुछ स्पीड है। तो दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं फ्लो को। हमारा पानी, हमारा लिक्विड, फ्लूइड जब भी मूव कर रहा होता है, तो दो तरह से क्लासिफाई करते हैं फ्लो को, कि किस तरह का फ्लो हो रहा होगा। एक तो होता है स्ट्रीमलाइन और एक होता है टर्बुलेंट। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बेसिकली बोला जाता है लेमिनार या स्टेडी फ्लो। इसमें क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, कि जो वेलोसिटी है आपकी फ्लूइड की, वो किसी भी पॉइंट पे हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो स्ट्रीमलाइन का। यहाँ पे जिस लेट्स से इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर v थी, तो थोड़े टाइम बाद हम देखें यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर लेयर में जो पार्टिकल है, या ये पार्टिकल जब नीचे आ चुका है यहाँ पे आफ्टर सम टाइम t, उसकी वेलोसिटी अभी भी v है। एंड दैट्स व्हाई इट इज एबल टू फ्लो इन अ स्ट्रीम लाइन, है ना? तो नाम से भी समझ में आ रहा है, स्ट्रीम लाइन मतलब एक स्ट्रीम में, है ना, इधर उधर नहीं जा रहा है, स्कैटर नहीं हो रहा है ना, एक लाइन में चल रहा है, एक तरह से यूं बोल सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं जो फ्लूइड की, वो एक पर्टिकुलर लाइन में चल रही है ना, स्ट्रीम लाइन बोलते हैं इसलिए इसको। स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं, लेमिनार फ्लो भी बोल सकते हैं। लेमिनार यानी लेमिनाज है बहुत सारे, है ना, लेमिनाज मतलब लेयर्स। बहुत सारे लेमिनाज हैं जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी स्कैटरिंग, है ना? तुमने नोटिस किया होगा कभी कभी कि टैप से एकदम, नल से एकदम पानी जो आता है एकदम स्ट्रीमलाइन दिखता है तुमको। इसके अलावा दूसरे तरह का फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो, जिसको हम बोलते हैं रैंडम फ्लो या मिक्सिंग ऑफ फ्लो। एज इन, जो लेयर्स होती हैं लिक्विड्स की या फ्लूइड की, वो आपस में मिक्स हो रही होती है ना। और इस पर्टिकुलर केस में जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे, वो चेंज भी होती है ना। जैसे कि आपने रिवर में देखा होगा, कोई भी रिवर जब फ्लो कर रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कम होगी, और थोड़ा हो सकता है थोड़ा टाइम आगे जाके उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, पानी की वेलोसिटी बढ़ जाए। देखा है ना ऐसे आपने? बिल्कुल ऐसे बबल्स से आने लगते हैं फिर उस जगह पे, है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह का फ्लो है। अब ये तो ऑब्जर्वेशन वाली बात हो गई। इसमें सवाल करने में कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही हमें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि किस तरह का फ्लो है। ठीक है, तो अगर हमें ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, तो उसको अकॉर्डिंगली हम डील कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्राई करेंगे हम मोस्टली ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करें जिसपे सवाल बनते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, रेनॉल्ड्स नंबर। तो जब हम ये पढ़ रहे होते हैं कि भाई फ्लो किस तरह का है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है ना, स्टेडी है या अनस्टेडी है, तो हमको कोई ना कोई कैलकुलेशन के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए रहेगा। भाई जिसने भी पहले स्टडी किया होगा लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, उसने सोचा होगा ना ये कि कैसे बताएं हम लोग ये। केवल देख के तो नहीं बता सकते हैं, है ना, साइंस तो कोई ना कोई प्रूफ मांगती है। तो फिर उन लोगों ने रेनॉल्ड्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट डिवाइस किया, है ना, एक प्लान बनाया कि भाई एक नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर, जो हम डिफाइन कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, आर ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू होता है रो वी डी अपॉन ईटा। रो वी डी अपॉन ईटा में रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, जिस जो भी लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है। वी ऑब्वियसली स्पीड हो जाएगी आपकी फ्लूइड की या लिक्विड की, एवरेज वेलोसिटी आप ले सकते हो। डी हो जाएगा पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, पाइप का क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, सॉरी। अब ऑब्वियसली आप
जब स्टडी कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एक ओपन सोर्स में तो कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। एज एन आप जब रिवर की बात कर रहे हो तो आपको अनटिल अनलेस सब कुछ डायमेंशन रिवर का भी स्पेसिफाई नहीं हो, पता नहीं हो, तब तक आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता पाओगे, है ना, क्योंकि काफी डायनामिक हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हम रेनॉल्ड्स नंबर जनरली उन चीजों के लिए डिफाइन करते हैं जिनका हमें क्रॉस सेक्शन के बारे में आइडिया होता है। तो अगर आपको लेट से पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आपके घर में जो पाइप्स लगे हुए हैं ना जिसके थ्रू पानी आता जाता है, उस पाइप में अगर लेट से आपसे पूछ लिया किसी ने कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है या फ्लो किस तरह का है, तो आप उसमें निकाल सकते हो क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शनल डायमीटर के बारे में पता होगा उस पाइप के। ठीक है, तो डी हो जाएगा पाइप का क्रॉस सेक्शनल डायमीटर। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हम अब आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अब इन चारों चीजों का यूज करके आपने जब ये चारों चीजें पुट करी किसी पर्टिकुलर लिक्विड या फ्लूइड के लिए, तो आपको एक नंबर मिलेगा विच यू कैन से इट इज अ रेनॉल्ड्स नंबर, और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बता पाओगे कौन सा फ्लो है। तो अगर आर ई की वैल्यू लेस देन 1000 होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है बच्चों। आर ई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2000 होती है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये दोनों चीजें याद रखना, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस है। हो सकता है न्यूमेरिकल भी बन जाए, सारी वैल्यू देखिए तुमसे पूछ ले वो कि किस तरह का फ्लो है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया सवाल ने, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया किस तरह का फ्लो है बताओ, टर्बुलेंट फ्लो है, स्टेडी फ्लो है, अनस्टेडी फ्लो है, तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। और रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए रो, वी, डी और ईटा, ये चारों चीजें चाहिए। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसकी वैल्यू थोड़ी वैरी करती है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई है, लेकिन आपको एनसीईआरटी की वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हो कि वो सही वैल्यू है ना। जनरली एनसीईआरटी का जो भी डेटा है उसको मान के चलते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सही होगा। तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि आर ई अगर 1000 और 2000 के बीच में है ना, आपका रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से बड़ा आ रहा है लेकिन 2000 से कम आ रहा है, तो वो अनस्टेडी फ्लो होता है ना, उसको हम टर्बुलेंट बोलते हैं कंप्लीटली, ना उसको हम लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं या स्टेडी फ्लो बोलते हैं। ये याद रखना सबको। समझ में आया? यहाँ तक आगे चलें। हर पॉइंट के बाद मैं पूछूंगा आपसे कि आपको समझ में आया, आपको बस थम्स अप देना है या फिर अनम्यूट करके बता सकते हो जाएगा इतना? ठीक है, आप लोग अगर जल्दी रिएक्ट करोगे तो हम थोड़ा जल्दी कवर कर पाएंगे इसको, क्लास को, है ना, वरना टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा थ्योरी पोर्शन में ही। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के फ्लो होते हैं। हाँ, स्मूथ फ्लो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्मूथ फ्लो भी बोलते हैं क्योंकि स्ट्रीमलाइन है ना, तो स्मूथ दिख रहा है वो। इट इज स्मूदर बिकॉज इट इज ऑल्सो ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड विजुअली। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। फ्लूइड के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के फ्लूइड हम कंसिडर करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो जैसे आपने गैसेस पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, थर्मोडायनामिक्स में आपने गैसेस के बारे में पढ़ा था, तो आपको ये बात पता थी, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि दो तरह की जनरली गैसेस हम पढ़ते हैं। एक तो आइडियल गैस हो जाती है, एक रियल गैस हो जाती है। तो हम लोग जो क्वेश्चंस लेते हैं फिजिक्स में खासकर, वो जनरली आइडियल गैस पे लेते हैं ना, जिसपे अपन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हैं। ये बात याद है सबको? आइडियल गैसेस को हम कंसिडर करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर हम रियल गैस लेंगे तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें इतना इजी नहीं होता कैलकुलेशन करना। ठीक है, जो कि हम करते भी हैं बट हमारे नीट में एज सच कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करें तो उस पर भी सेम चीज अप्लाई होगी। यहाँ पे हम जिस फ्लूइड को डील कर रहे हैं, क्वेश्चंस में जिसको यूज कर रहे हैं, वो आइडियल फ्लूइड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड होता क्या है। तो आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फ्लूइड जो है वो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस नहीं होगा का मतलब क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली। तो जैसे कि वाटर की डेंसिटी जो भी है, आपको पता है मर्क्यूरी की डेंसिटी जो भी है आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको कंसिडर करके चलना है अनटिल अनलेस वो बोले नहीं खुद से कि नहीं आइडियल फ्लूइड नहीं है ये। आपको कंसिडर करके चलना है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि उसकी डेंसिटी सेम रहने वाली है थ्रू आउट। होता है ना क्वेश्चन में, कभी हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पास करा देते हैं फ्लूइड को और फिर सवाल पूछ लेते हैं, तो उसमें हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन का आपको यूज आ जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है ना फर्स्ट वाला, ये कहाँ आता है? जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं, जो कि हम डायनेमिक्स में अधिकतर सवाल में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, तो वो कब यूज कर पाएंगे? जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, यानी जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट होगी आपकी फ्लूइड की। आगे चलते हैं। फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस। जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे हैं, जब हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, तो हमको कुछ चीजें याद रखनी है। तो जैसे इनकम्प्रेसिबल हो गया, वैसे ही नॉन विस्कस फ्लूइड है आपका। नॉन विस्कस का मतलब है कि फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। अब जनरली देखा जाए तो कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं होता, है ना, कोई भी फ्लूइड ऐसा नहीं होता उसके बीच में फ्रिक्शन ही प्रेजेंट नहीं हो।
ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन तो सब में होता है। वैसे ही जैसे हम ऐसा फ्रिक्शन में भी समझते थे, याद है अपने फ्रिक्शन पढ़ा था जब हमने बात करी थी इस बारे में, कि कोई भी सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं होता, है ना, थोड़ा सा फ्रिक्शन तो सब सरफेस में होता है। कंप्लीटली स्मूथ सरफेस या फ्रिक्शन जीरो हो जाए, ऐसे सरफेस बनाना बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। लेकिन हम बात करें अगर फ्लूइड की, तो उस केस में हम कंसिडर करके चलेंगे सेम तरीके से कि आपका जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस है, फ्रिक्शन नहीं है उसके बीच में ना, विस्कस फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। एक और चीज हम ये भी मान के चलेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की बातें हो रही है सारी, और कोई रोटेशनल इफेक्ट भी नहीं आ रहा उसमें, यानी कि कोई जो फ्लूइड के पार्टिकल्स है उनके पास कोई ओमेगा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा म्यूट कर लो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, एल्स म्यूट कर लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब सवाल सॉल्व करने के तरीकों पे बात करते हैं। अभी तक जो पढ़ा हमने वो बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप यूज करोगे क्वेश्चंस में, अगर आपका फ्लूइड आइडियल है या इनकम्प्रेसिबल है, स्पेसिफिकली दिया हुआ है। अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं है तो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज नहीं करनी है। अब क्वेश्चन में जब तक देगा नहीं ना वो कि फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल नहीं है, कंप्रेसिबल है, या डेंसिटी चेंज हो रही है फ्लूइड की, या विस्कस फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी चीजें, ये सब चीजें आपको दी होंगी ना जब कंप्रेसिबल फ्लूइड बोला होगा अलग से, तब आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज नहीं करनी है। अदरवाइज आपको करनी है, अपने मन से आप मान सकते हो कि फ्लूइड आपका आइडियल है। सवाल को अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गलती हो जाती है ऐसी चीज में, क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है ना कि भाई कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है वो, तो मान के चल सकते हो आप कि इनकम्प्रेसिबल है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली हमें ये बताती है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये बात। एक मिनट रुकना बच्चों, आई विल बी बैक इन 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? आई एम ऑडिबल राइट? ओके, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या बताती है बेटा, कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है फ्लूइड का, लिक्विड का जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, एज इन जितना वॉल्यूम टाइम के साथ में एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रहा है, उतना ही सेम अमाउंट आपका रहेगा एक टाइम के बाद भी, जब वो आफ्टर इट विल कवर सम डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट वुड बी कांस्टेंट, जिसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं। ऐसा कब होगा? जब आपका फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो। ठीक है, अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी कांस्टेंट है। अब समझने वाली बात है कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, जो कि होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो जो वॉल्यूम आपका पास हो रहा है किसी भी पॉइंट से फ्लूइड का पर यूनिट टाइम, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी में चेंज तो नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? कैसे हम वॉल्यूम फ्लो रेट को कांस्टेंट बोल पा रहे हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, है ना? तो ये आपको याद रखना है कि भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है वो होती है कि दैट वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर अ गिवन फ्लूइड, फॉर अ गिवन लिक्विड। तो यहाँ पे जो डीवी है ये है वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। इसमें जो वी है वो वेलोसिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ बच्चों के लिए जिनको नहीं पता होता फॉर्मूला, है ना, कंफ्यूज मत होना, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, तो अब वॉल्यूम को तुम लोगों को पता है कि किसी क्रॉस सेक्शन के लिए हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं।
अगर हम डीवी लिखना चाहें तो हम, अगर कांस्टेंट एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हम ए इंटू डी एक्स, डी एक्स क्या हो गया, उसका एक लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल लेंथ है ना, डायमेंशन हो गया एक, और वी क्या हो गया, वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हम निकालना है तो हम छोटा सा चेंज इन लेंथ लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, कैसे लिखा हमने, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये समझ में आता है सबको। तो डीवी बाई डी टी को हमने क्या लिख दिया, ए इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। और सिंस डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, ए इंटू डी एक्स अपॉन डी टी भी कॉन्स्टेंट रहेगा। और dx बाई डी टी क्या होता है सबको पता है, इट इज वेलोसिटी, है ना। dx बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोल सकते हैं इस चीज को। तो ये हो जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। किसी भी दो पॉइंट पे फॉर सेम फ्लूइड, फ्लूइड चेंज नहीं होना चाहिए, सेम लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, फॉर सेम लिक्विड पासिंग थ्रू अ पाइप और एनीथिंग, ठीक है, एनी एनी ऑब्जेक्ट, आपको ये याद रखना है कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड तो यू कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दैट मींस कि एक पॉइंट पे लेट से अगर v1 वेलोसिटी है आपके फ्लूइड की और a1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और सेम फ्लूइड आपका आफ्टर सम टाइम किसी a2 क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है विद v2 वेलोसिटी, तो a1 v1 हो जाएगा a2 v2 के बराबर। इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारा एक सिस्टम था पाइप्स का, जिसमें यहाँ से A1 क्रॉस सेक्शन से V1 वेलोसिटी से पानी आ रहा था, लिक्विड आ रहा था, A2 से V2 आ रहा था, और बाहर निकल रहा था ये दोनों लिक्विड मर्ज होके बाहर निकल रहे थे A3 और V3 से, सॉरी A3 और A4 से, विद वेलोसिटी V3 एंड V4। तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट A1 V1 प्लस A2 V2 ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट इनकमिंग फ्लूइड का, राइट। और आउटगोइंग फ्लूइड का कितना हो जाएगा, A3 V3 प्लस A4 V4। दिस इज जस्ट लाइक द कंजर्वेशन ऑफ करंट वाला जो हमने पढ़ा था, किरचॉफ लॉ। याद आ रहा है सबको, किरचॉफ जंक्शन लॉ पढ़ा था हमने, है ना। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, है ना, कंजर्वेशन बताता है बेसिकली, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्लूइड का कंजर्वेशन एक तरह से बता रहा है, क्योंकि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है उसकी। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बात याद रखना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक टैप आपने ओपन कर दिया, है ना, पानी का नल, टैप, जो भी आप इसको बोलते हो। आपने देखा होगा कि जब आप पानी ओपन करते हो, वाटर को ओपन करते हो, टैप को ओपन करते हो, तो वाटर जब से फ्लो होना चालू होता है, तो जब वो टैप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा है, जहां से आपका टैप का आउटलेट है, वहां से जब पानी पास हो रहा है, तो उसका एरिया थोड़ा अलग होता है। और जैसे जैसे पानी नीचे गिरने लगता है, वो थोड़ा सा थिन होता जाता है। क्या नोटिस किया किसी ने आप में से ये? जब आप टैप खोलते हो, नल खोलते हो, तो ऊपर की तरफ जो पानी का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसमें जितनी विड्थ में पानी फ्लो कर रहा है ना, वो बड़ा होता है थोड़ा, और जैसे जैसे पानी नीचे आता है वो बढ़ने लगता है। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, ऑलमोस्ट आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है पानी की इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो आप ये बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है पानी की, वो जो निकल रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, टैप से, यहाँ से जो वेलोसिटी निकल रही है, लेट से वो V नॉट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A नॉट है। ये वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाएगी V। और आप देख के ये बता सकते हो कि V जो होगा वो बड़ा होगा V नॉट से। क्यों होगा बड़ा V नॉट से? क्यों होगा V नॉट से बड़ा? क्योंकि जो पानी नीचे आ चुका है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, राइट। तो ग्रेविटी क्या होगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, कोई एक्सेलरेशन कॉज करेगा उसमें, है ना। तो अब ऑब्वियसली आपका जो पार्टिकल ऊपर से पानी नल की तरफ से निकल रहा है, टैप से निकल रहा है, और जो पार्टिकल नीचे ट्रैवल कर चुका है उसके पास एक एक्सेलरेशन है ना, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है ना फ्लूइड, तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपका नीचे वाला वेलोसिटी v है और जब पानी निकल रहा था आउटलेट से टैप के, वो v नॉट है, तो v बड़ा होगा v नॉट से। तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या पढ़ा, सिंस फ्लूइड हम इनकम्प्रेसिबल मान सकते हैं, तो जो ए नॉट से वी नॉट निकल रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए ए और वी के मल्टीप्लीकेशन से। तो ये बात बहुत इजी है समझना, कि अगर v बड़ा है वी नॉट से, तो इसके एरिया को छोटा होना पड़ेगा ए नॉट से। क्या ये बात समझ में आती है सबको? क्या ये बात समझ में आती है सबको? अगर हम वेलोसिटी ले रहे हैं नीचे वाले फ्लूइड की, लेट से नीचे वाले फ्लूइड में कोई पार्टिकल है उसकी,
तो उसकी अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका एरिया कम होना पड़ेगा, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। ठीक है, ये आपकी कंजर्वेशन बताएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताएगी। ऑल्सो अगर हमको निकालना है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये जो एरिया है ना, ए एरिया, जो आपका फ्लूइड चेंज हो चुका है आफ्टर सम टाइम टी, ठीक है, कुछ समय के बाद जो आपका एरिया बना है ए, इसका वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालोगे? यू कैन यूज टू इक्वेशंस। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। दूसरा, आप फ्री फॉल पे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा सकते हो, V² इक्वल्स टू U² प्लस 2GH, है ना, जो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो वी हो गया फाइनल वेलोसिटी, V0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, 2GH आपने लिख दिया इसका दूसरा वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशन को आप यूज करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा A0 V0 अपॉन V0² प्लस 2GH का अंडर रूट। ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना अभी तक सब कुछ? समझ में आ रहा है ना? आगे चलें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन बेसिकली बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे। ठीक है, तो फॉर एनी फ्लूइड, फॉर एनी लिक्विड, हम ये मान के चलते हैं आइडियल फ्लूइड के लिए ऑब्वियसली, कि आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हर पॉइंट पे कंजर्व्ड होगा। जो मैकेनिकल एनर्जी है आपका वो कंजर्व्ड होगा। ठीक है, किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के फ्लो के लिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताता है हमको। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताता है जो कि कांस्टेंट होगा। कैसे लिख रहे हैं हम? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो लिख रहे हैं हम पी को, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रेशर है, पी ऑब्वियसली प्रेशर है, बट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सेम तरीके से ये हाफ रो वी स्क्वायर है, जो कि बता रहा है कॉम्पोनेंट काइनेटिक एनर्जी का। सिंस आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस पर प्रेशर भी लग रहा होगा, उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और फ्लूइड आपका अगर किसी रेफरेंस लाइन से कुछ हाइट पे है तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। भाई फ्लूइड के पास पोटेंशियल एनर्जी भी तो होती है ना। फ्लूइड के पास पोटेंशियल एनर्जी अगर नहीं होगी तो जब वो नीचे कैसे गिरेगा? अगर किसी हाइट से तुमने फ्लूइड को फॉल कराया तो वो ऊपर से नीचे आता है ना, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये। तो तीन चीजों को हम यूज कर रहे हैं टू एक्सप्लेन द बर्नौलीज इक्वेशन, विच इज प्रेशर, प्रेशर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। तीनों का समेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसे बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ये याद रखना। हाफ रो वी स्क्वायर को आप समझ सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर से भी। हाफ एम वी स्क्वायर होती थी काइनेटिक एनर्जी, हमने पढ़ा था। अगर आप इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो ये हाफ रो वी स्क्वायर बन जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आता है सबको ये? समझ में आता है ना सबको ये? सेम तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रो जी एच लिखते हैं। तो किसी भी फ्लूइड में, जो कि आइडियल फ्लूइड है, अगर वो फ्लो कर रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तो आप बर्नौली इक्वेशन का यूज करके इनमें से कोई सी भी चीज निकाल सकते हो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। वेलोसिटी पूछ ली मान लो किसी पॉइंट पे, है ना, या हाइट पूछ ली, कितने हाइट पे था ऑलरेडी, पहले कितने पे था, आप कितने पे आ गया है, तो ये भी इनमें से कोई सी भी चीज पूछ सकता है। सो यू कैन यूज बर्नौली इक्वेशन फॉर दैट। कैसे लगाया हमने? लेट से कोई पॉइंट था, पॉइंट 1 नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 फॉर सेम आइडियल फ्लूइड। तो लेट से इसका H1 हाइट था रेफरेंस लाइन से, और इसकी वेलोसिटी थी V1, क्रॉस सेक्शनल एरिया था A1, और इस पे प्रेशर जो लग रहा था टोटल वो लग रहा था P1। तो क्या लिख दिया हमने इस पे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, ये तीनों चीजें लिख दी हमने। अब ये सिंस कंजर्व्ड है तो ये एक कुछ टाइम बाद जब ये पॉइंट नंबर 2 पे पहुंच जाएगा, जहां पे सब चीजें चेंज हो जाएगी, A2 V2 H2 P2, तो ये इसके बराबर होगा, P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज करनी है बर्नौली इक्वेशन। आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी फॉर टू डिफरेंट हाइट्स, क्योंकि एक जनरल इक्वेशन है ये जो हमने लिखा है ना, ये दिस इज अ जनरल इक्वेशन, सब पे लगेगी। आइडियल फ्लूइड के केस में सब पे लगेगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर ये आपका क्रॉस सेक्शनल जो है, वो जो आपका फ्लो जो है, सॉरी, वो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो फिर क्या होगा? तो अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो जाएगा तो सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन। लेट्स से यहाँ पे एरिया बड़ा था इनिशियली, बाद में एरिया छोटा हो गया। फ्लूइड जहां से पास कर रहा है पॉइंट नंबर 1 से और पॉइंट नंबर 2 से, 1 में बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रहा था, सेकंड में छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा। तो तुमको वैसे देख के ही पता चल जाएगा कि आपका सेकंड जो है क्रॉस सेक्शन, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना। या आप कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से भी बता सकते हो, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, सिंस A1 बड़ा है तो V1 को छोटा होना पड़ेगा। ये समझ में आता है सबको? बात डिस्कस कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। सिंस A2 छोटा है तो V2 को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग पाएगी दोनों केसेस में, है ना।
तो ये बात आपको सबसे पहले पता चलनी चाहिए। सेकंड चीज, आपने आइडियल आइडियल फ्लूइड है तो आपने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, दोनों पे लगाइए। लेकिन सिंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो इसका मतलब क्या है कि H1 इक्वल्स टू क्या है, H2, H है ना। पॉइंट नंबर वन की और पॉइंट नंबर टू की हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल लेवल बराबर है, तो आप रोजीएच वाला टर्म या फिर पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ एग्जिस्ट करेगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर होगा तो। ठीक है, रो भी सेम है, जी भी सेम है, एच भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो बचेगा क्या, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दो इक्वेशन आ गई है, एक तो बर्नौली, एक कंटिन्यूटी, दोनों का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो, जो भी चीज आपसे पूछी जाए उसकी। अच्छा, इससे हम एक और चीज डिड्यूस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन और सेकंड वाले क्रॉस सेक्शन में प्रेशर किस पे ज्यादा होगा। अभी तक हम एरिया और वेलोसिटी की बात बता पा रहे थे, हम प्रेशर भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन। कैसे बताएंगे, सिंस पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कम होगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको। अगर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ऑल ओवर कांस्टेंट है ना, तो अगर एक टर्म बढ़ेगा तो दूसरे टर्म को कम होना पड़ेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा दोनों का एडिशन, समेशन। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि v1 सिंस छोटा था v2 से, आपका प्रेशर 1 पे ज्यादा होगा, 2 पे कम होगा। p1 विल बी ग्रेटर देन p2 बिकॉज v1 इज लेसर देन v2। ठीक है, तो ये एक और डिडक्शन है जो कि आप यहां से समझ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, जो कि हमको याद रखना है। जैसे कि आपको याद है कि आप वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करते थे, कि जितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेक्रीफाइस हो रही है, वो सारी एनर्जी यूज हो जा रही है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। याद आ रहा है सबको, वर्क पावर एनर्जी में यूज करते थे कंजर्वेशन, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। जितना आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहा है, भाई प्रेशर में ड्रॉप आ रहा है ना, प्रेशर 1 पे ज्यादा था, 2 पे कम हो गया, प्रेशर में ड्रॉप आ गया, कम हो गया प्रेशर। तो जो प्रेशर कम हुआ है वो कहाँ कंट्रीब्यूट हुआ है, प्रेशर एनर्जी जो थी, प्रेशर एनर्जी जो चेंज हुई है वो कहाँ गई, वो गई काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, है ना, वेलोसिटी बढ़ाने में काम आ गई। तो V1 छोटा था, V2 इसलिए बड़ा हो गया, तो कंजर्वेशन रहा है मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे डायनामिक्स में अधिकतर क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो कंटिन्यूटी पे बन जाते हैं, एक इस कॉन्सेप्ट पे बन जाते हैं। दोनों चीजें याद रहनी चाहिए। लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केवल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो, आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं डाला है यहाँ पे। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को हटा रहे हो पिक्चर से, मैकेनिकल एनर्जी की कॉन्सेप्ट से पिक्चर से हटा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात कर रहे हो। अदरवाइज आपको पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको, आंख बंद करके नहीं लगा देना है ये चीज। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेफ्ट साइड में आप केवल इसलिए लिख रहे हो क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो है। ये बात समझ में आती है सबको, ठीक है। सेम चीज आप यूज कर चुके हो मैकेनिक्स में ऑलरेडी, तो कुछ नया नहीं है ये। ठीक है, बस फ्लूइड में थोड़ा अलग तरह से यूज हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ पे डील कर रहे हैं एनर्जी के साथ। ठीक है, आगे बात करते हैं टॉरिचेलीज लॉ, जो कि नाम से नहीं पूछा जाता कभी, या इस पे सवाल भी नहीं आते, बट इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज करना है, जो कि आपके बहुत काम का है, विच इज स्पीड ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स यानी जो पानी निकल रहा है, लेट से कंटेनर में कुछ वाटर भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, H हाइट तक भरा हुआ है लेट से, और आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उस कंटेनर का A1 है। अब तुमने क्या किया, इस कंटेनर में एक होल कर दिया, यहाँ पे एक छेद कर दिया, होल कर दिया। सबको पता है अगर होल करा है तो वहां से पानी निकलेगा भाई, है ना, पानी निकलना चालू होगा। क्वेश्चन आता है कि जो वाटर निकल रहा है, जो लिक्विड बाहर आ रहा है, उसकी वेलोसिटी बता दो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बता दो। तो अब हम कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, जो अभी तक पढ़ा है वो यूज करेंगे। तो हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि जो लॉस हो रहा है आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, जो लॉस हो रहा है वही आपका गेन होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, राइट। और ये चीज हम कहाँ लगा सकते हैं, होल पे। जो होल हुआ है हमारा, जो हमने होल किया है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम देखें तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंजर्व रहने वाली है, जितना वाटर आपका, जितना लिक्विड कंटेनर में भरा हुआ था, जितनी एनर्जी एसोसिएटेड थी उस लिक्विड से, वही एनर्जी एसोसिएटेड होगी बाहर निकलने वाले लिक्विड से। ठीक है, तो हम
ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जो लॉस होगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, वही आपका गेन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे यूज करेंगे इसको, एक बार देखते हैं। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक विच इज आइडेंटिकल टू फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि जो पानी निकल रहा है यहाँ से वो फ्री फॉल होता है ना जैसे किसी चीज का, वैसे निकल रहा है, ये फ्री फॉल हो रहा है पानी का। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर का जो एरिया A1 वो बहुत बड़ा है A2 से, क्योंकि आपने होल छोटा सा किया है। अगर एरिया बहुत बड़ा है A1 A2 से, तो V2 बहुत बड़ा होगा V1 से। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो भाई, हाँ ना बोलो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बोल सकते हैं हम ये, कि जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा, किससे? जो वाटर धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना कंटेनर में, V1 वेलोसिटी किसकी है? जो यहाँ पे आपका लिक्विड भरा हुआ है वो नीचे आ रहा है धीरे धीरे, है ना, कम होता जाएगा पानी, जब यहाँ से बाहर बह जाएगा तो यहाँ से कम होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी है V1। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का लिक्विड नीचे आ रहा है V1। ठीक है, आपका ये कंटेनर वाला। आपको निकालना है V2, वो वेलोसिटी, वो स्पीड जिससे पानी बाहर आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है, विच इज स्पीड ऑफ एफ्लक्स। कैसे निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। होल के जस्ट जस्ट लेफ्ट और राइट साइड हमको अप्लाई करना है। लॉस इन एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? लेफ्ट साइड में आपका जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, या जो आपका टोटल एनर्जी था बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल, वो था पी नॉट प्लस रो जी एच। क्या समझ में आता है सबको? अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, लेट्स से इस पॉइंट का नाम था क्यू। इस क्यू पॉइंट पे एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा पी नॉट लिक्विड पे। भाई प्रेशर एट क्यू लिखना सिखा था ना कल, आपको सिखाया था मैंने। कैसे लिखोगे? पी नॉट प्लस इसके ऊपर जो लिक्विड है उसकी वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, विच इज रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये समझ में आता है सबको? पी नॉट प्लस रो जी एच कैसे लिखा हमने, है ना। अब ये तो था तुम्हारा इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था आपका ये। ठीक है, कितना प्रेशर था आपके उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड में, वो लिखा आपने। अब ये चीज लॉस हो रही है। कैसे लॉस हो रही है भाई? अगर आपने होल नहीं किया होता तो इतना ही रहता, पर सिंस आपने होल कर दिया है, ये सेम फ्लूइड बाहर निकल जाएगा होल से। तो अब इस पर्टिकुलर फ्लूइड पे कौन सा प्रेशर है जो लग रहा है? अब इस पे केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा विच इज पी नॉट, क्योंकि कंटेनर से बाहर आ चुका है, तो कोई लिक्विड तो है नहीं जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो कौन सा बचा इसके ऊपर? केवल पी नॉट। तो टोटल लॉस कितना हो गया आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? पी नॉट प्लस रो जी एच इनिशियली था, फाइनल बचा केवल पी नॉट, तो दोनों को माइनस कर दो, दैट इज द लॉस इन एनर्जी। अब ये जो लॉस हुआ है सारा, यही आपका कंट्रीब्यूट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमें पता है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? हाफ रो वी स्क्वायर। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या गेन इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हो जाएगी हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर। इनिशियली जब पानी नीचे आ रहा था लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में लगा रहे हो ना क्योंकि तुम कंजर्वेशन, तो इनिशियली कितना था पानी का वेलोसिटी v1, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना बन रहा था? हाफ रो वी वन स्क्वायर। तो कितना आ गया? v2 स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बन गया चेंज। अब इसमें v1 स्क्वायर वाला तुमने कैंसल आउट कर दिया, जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि V2 बहुत बड़ा था V1 से। तो अप्रोक्सीमेशन से हम बोल सकते हैं कि ये टर्म इतना छोटा होगा कि इसको जीरो मान लो, है ना, इसको जीरो मान लो, तो केवल ये बचेगा। तो इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें दिख रहा होगा रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर आ रहा है, रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो वी टू स्क्वायर आ रहा है। तो रो से रो कट जाएगा, ये टू क्रॉस मल्टीप्लाई होकर टू जी एच बना देगा, और इसका V2 स्क्वायर का V2 बनाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट टू जी एच, जो कि आपने सुना भी होगा पहले कभी, है ना। एफ्लक्स की वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट टू जी एच। याद आ रहा है सबको? कभी सुना होगा ये आपने, है ना। तो ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। इस सेम सिचुएशन में सवाल रेंज पे भी बन जाता है। रेंज इक्वल्स टू होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, जो होती है आपकी, आपको पता है कितनी होती है? जो वेलोसिटी है जिससे बाहर निकल रहा है पार्टिकल, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग इसकी जो भी है हमारी, उसको समझते हुए हम लिख देंगे V2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एच माइनस एच अपॉन जी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमने टाइम को एक तरह से लिखा है इन टर्म्स ऑफ हाइट। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा v2 इंटू अंडर रूट टू इंटू एच अपॉन जी। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 टाइम्स अंडर रूट एच इंटू कैपिटल एच माइनस एच। अब इसमें कैपिटल एच क्या है, इनिशियल हाइट ऑफ द कॉलम, जितना लिक्विड भरा हुआ था, और स्मॉल एच क्या है, जितने हाइट पे तुमने होल किया है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज पूछ लेते हैं कभी कभी कि कितनी दूर जाके गिर रहा है तुम्हारा वाटर, छेद तो कर दिया तुमने एच हाइट पे, लेकिन कितनी दूर जाके गिर रहा है, तो इससे निकलेगा। अब रेंज को मैक्सिमम करना है, अगर पूछ लेते हैं कितनी मैक्सिमम रेंज होगी, रेंज निकालना तो आ गया, लेकिन मैक्सिमम रेंज भी पूछ सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली किसी भी चीज को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका डिफरेंशिएशन 0 करना होता है। तो सिंस ये एच पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी रेंज कितनी होने वाली है, तो आप डी आर बाई डी एच इक्वल टू 0 करोगे। यहां से निकल के आएगा, जब आप कंटेनर की हाइट की आधी हाइट पे होल करोगे तब मैक्सिमम रेंज मिलेगी आपको। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी, कैपिटल एच के बराबर। जितनी आपकी कंटेनर की हाइट है उतनी ही रेंज बन जाएगी। क्या ये समझ में आई बात सबको? मैक्सिमम रेंज कैसे निकालना है समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस पे कुछ केसेस हैं वेलोसिटी ऑफ रेफ्लेक्स निकालने पे, ये आपको रीडिंग पर्पज से मैंने दिए हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट जो सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज किया ना पहले, वो यूज होगा। लॉस इन प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। तो मैंने ये नोट्स के हिसाब से आपको दिए, आपको समझ में आ जाएंगे बहुत इजीली। जो चीज पहले पढ़ी है उसी, मतलब जो अभी समझिए उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, इस पे एक और तरह के क्वेश्चन बनते हैं वेसल एम्प्टिंग टाइम पे, यानी कि अगर कोई वेसल भरा हुआ है एच हाइट पे, टी इक्वल्स टू 0 पे, और तुमने कुछ होल कर दिया, लेट से यहाँ पे ये होल कर दिया आपने, है ना, बॉटम साइड में होल कर दिया, लेट से किसी हाइट पे नहीं, बिल्कुल बॉटम पे होल कर दिया। तो कितना टाइम लगेगा इस कंटेनर को खाली होने में? भाई ऑब्वियस सी बात है, होल कर दिया तो यहाँ से पानी निकलने लगेगा, है ना, और लिक्विड बाहर निकलने लगेगा। और ये जो आपका लिक्विड भरा हुआ है कुछ नीचे आने लगेगा v1 वेलोसिटी से, लेट से इनिशियली आ रहा है तो ग्रेजुअली अगर आ रहा है तो, है ना, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो लेट से v1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और a1 इसका क्रॉस सेक्शन था टोटल। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो कि कितना टाइम लगेगा t इक्वल्स टू टी टाइम में इसको कंटेनर को खाली होने में। कैसे निकालेंगे, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, v1 को लेट से हमने लिख दिया माइनस डी वाई बाई डी टी। ठीक है, v1 इज द वेलोसिटी, और लेट से आपका जो लेंथ था लिक्विड का वो था y, जो कि चेंज हो रहा था टाइम के साथ में। ठीक है, तो उसको आपने लिख दिया डी वाई बाई डी टी। बाई डी एक्स बाई डी टी लिखते हो ना तुम वेलोसिटी को, वही कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पे। और सिंस ये वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है तो ये कम हो रहा है आपका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन वाइज हम इसको ले रहे हैं माइनस डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए टू इंटू रूट टू जी वाई। अब रूट टू जी वाई क्यों लिया, सिंस आपका किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे आप निकाल रहे हो, आपका हाइट आया y। ठीक है, y हाइट पे पानी बचा है, अब लिक्विड इतना y हाइट पे बचा है, तो तुमको ये पता है कि अंडर रूट टू जी एच, अभी तुम पढ़ के आए हो, अंडर रूट टू जी होता है आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जो बाहर निकल रहा होता है लिक्विड, उसका वेलोसिटी, तो तुमने वो पुट किया। तो उसको सॉल्व करके इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हो टाइम, ये आएगा आपका फॉर्मूला। अगर आपको खाली करने के लिए पढ़ना है तो आप इसमें y की वैल्यू 0 कर सकते हो, y इक्वल्स टू 0 पे, जब t इक्वल्स टू टी नॉट पे जो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा, दिस इज द टाइम द वेसल विल टेक टू कंप्लीटली एम्प्टी द लिक्विड, है ना, टी नॉट टाइम में कंप्लीटली एम्प्टी कर देगा। a1 अपॉन a2 इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टू एच अपॉन जी। एच क्या था इसमें, टोटल हाइट ऑफ कंटेनर, a1 अपॉन a2 क्या थे, a1 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर पूरा, और A2 आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया था होल का। दोनों चीजें आपको दी हुई होंगी, यूज करके कुछ क्वेश्चन इस पे जरूर सॉल्व करना। आगे चलते हैं। अगर होल कर दिया तुमने किसी कंटेनर में, तो उसमें से जब पानी बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ न्यूटन के लॉ से हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स भी लगाएगा पीछे की तरफ कंटेनर के ऊपर, है ना, भाई बाहर निकल रहा है अगर तो पीछे की तरफ पुश करेगा ना उसको, है ना। जैसे आपने देखा होगा कभी आपने वाटर पाइप होल्ड कराओ, पाइप से जब पानी निकलता है तो आपके हाथ पे पीछे की तरफ झटका लगता है ना, पीछे की तरफ हाथ आता है हल्का सा, अगर प्रेशर से पानी निकलता है, बहुत तेज निकलता है तो, है ना, फील होता है आपको कि आपका हाथ पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी निकल रहा है बाहर वो कुछ ना कुछ पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है ना, रिकॉइल रिबाउंड फोर्स लगा रहा है। तो उसी को हम यहाँ पे बोल रहे हैं थ्रस्ट, थ्रस्ट ऑन द वेसल।
पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसलिए याद रखना। इसको निकालते हैं हम रो ए वी स्क्वायर से। इसमें रो हो जाएगा आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ए हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें होल बनाया आपने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी हो जाएगा वेलोसिटी जिससे पानी बाहर निकल रहा है, लिक्विड बाहर निकल रहा है। ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, एफ्लक्स वाला, रूट टू जी एच होता है, तो ये टू जी एच हो जाएगा। इसमें हाइट क्या है, जितने हाइट पे आपने होल बनाया है फ्री सरफेस से। ठीक है, फ्री सरफेस से जितना हाइट पे आपने नीचे डेप्थ पे होल बनाया है। क्लियर है भाई सबको, आगे चलें। ओके, बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस की बात करते हैं सबसे पहले तो। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्स जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताते हैं हम। ठीक है, कोई भी दो मॉलिक्यूल या सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। और सेम तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लेकिन दो अलग अलग सब्सटेंसेस में जो फील हो रहा है उसको बोलते हैं एडेसिव फोर्सेस, जैसे कि पानी के साथ में। ठीक है, आपके हाथ पे जब पानी लगता है तो पानी हाथ पे चिपक जाता है, लग जाता है ना, गीला हो जाता है आपका हाथ, बिकॉज एडेसिव फोर्सेस की वजह से लग रहा है। अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन की वजह से चिपक गया है। बात समझ में आती है सबको। कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस का बेसिक डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें सरफेस टेंशन पढ़ना है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की। ठीक है, सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जो कि एक पर्टिकुलर लिक्विड लेयर के लिए लिक्विड लेयर एक्सपीरियंस करता है। तो कोई भी लिक्विड की जो लेयर होती है, जैसे कि वाटर की बात हम करें, लिक्विड या वाटर की जो लेयर होती है, वो आपस में लेंथ वाइज एक एक्सपीरियंस करती है फोर्स जो कि उसको स्ट्रेच करता है मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है थ्रू द लेयर्स विच इनेबल्स इट टू स्ट्रेच इटसेल्फ। ठीक है, और ये ट्राई करता है कि मिनिमम एरिया बना दे। अगर मिनिमम एरिया नहीं बनाएगा तो सरफेस टेंशन लगती रहेगी। ठीक है, इट एक्ट्स एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे कि मेम्ब्रेन को खींच रहे हो तुम किसी जैसे तुम बुक्स पे जो कवर चढ़ाते हो एक मेम्ब्रेन की तरह दिखती है। तो जब आप बुक्स पे कवर चढ़ाते हो तो जो आपकी जो मेम्ब्रेन है या जो आपकी लेयर है जिसको आप चढ़ा रहे हो बुक्स के ऊपर कवर करने के लिए, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो विद इन द लेयर्स जो स्ट्रेचिंग हो रही है ना, वो चीज मतलब वो चीज एक तरह से आप सरफेस टेंशन की तरह समझ सकते हो कि वो होती है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन को जो हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ से। ऐसी यानी कि किसी लेंथ पे आप जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हो इन लिक्विड्स, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर लिक्विड्स, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। एक तो आपका जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो लाइन है, जैसे आपने एक लाइन ले ली, दिस इज अ लाइन ऑफ लिक्विड। तुमने एक लाइन ले ली, इसकी कुछ लेंथ थी, लिक्विड ही है ये, ऐसा नहीं तुमने इसमें कुछ इंसर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट, लिक्विड ही है लेकिन इसका कुछ लेंथ है एल। तो ये अक्रॉस द लाइन आपका जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेच करने का ट्राई करेगा। और ये जो स्ट्रेच करने का ट्राई करेगा ना, इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना जिसकी वजह से ये स्ट्रेच कर रहा है, ये परपेंडिकुलर लगेगा लाइन के। लेट्स से लाइन इस डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपका फोर्स जो लगेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। ये बात याद रखना एक तो। और ये लगता है टेंजेंशियल टू फ्री सरफेस, जैसे कि अगर आपने पानी भरा हुआ है ऐसे कंटेनर में, तो आपका जो फ्री सरफेस है ना इसके अक्रॉस लगता है ये ऐसे। ठीक है, टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट की तरह लगता है ये फ्री सरफेस के। ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। बात समझ में आई सबको, टेंजेंशियली लगता है ना, ऐसे नहीं लगता अक्रॉस द लिक्विड। इज दिस क्लियर, दोनों चीजें क्लियर है सबको। किसी एंगल पे नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा लेंथ के जो लेंथ तुम ले रहे हो, और टेंजेंशियली लगेगा। दोनों चीजें याद रखना। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। आगे चलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ बॉडीज। सवाल बनते हैं इस पे। लेट से आपने कोई रिंग रख दी पानी में, रिंग रख दी, रिंग रिंग समझते हो जो तुम फिंगर्स में पहनते हो, है ना, उस रिंग को तुमने रख दिया लिक्विड के ऊपर, पानी के ऊपर। तुमको किसी ने बोला कि इस रिंग को पिक करो, ऊपर उठाओ। अब जब तक तुम इसको रख रहे थे कहीं और, है ना, लेट से कि आपने इसको टेबल पे रख दिया, कोई लिक्विड वगैरह कुछ नहीं है, टेबल पे रख दिया, तो तुम खुद भी बोल देते थे कि यार कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर उठाने के लिए, उतना ही लगाना पड़ेगा जितना नीचे लग रहा है, विच इज जनरली इट्स वेट mg।
यही बोलते थे ना कि यार अगर mg फोर्स लगा दूंगा ऊपर तो उठ जाएगा, है ना, mg से थोड़ा सा भी ऊपर, ऑब्वियसली उतना इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, वो तो थोड़ा सा ऊपर लगा दूंगा तो उठ जाएगा मेरा रिंग। लेकिन जब इसको लिक्विड पे मैं रखूंगा तो केवल mg सफिशियंट नहीं होगा उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सरफेस टेंशन भी अप्लाई हो रहा है। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो लिक्विड कांटेक्ट बना रहा है ना, अक्रॉस द लेंथ, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द रिंग, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, वो भी अप्लाई हो रहा है, जो कि उसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है नीचे। तो अब आपको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो वेट से थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? अभी अभी हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब लेंथ क्या होती है फॉर अ रिंग? 2 पाई आर हो जाएगी भाई, यस सर। 2 पाई आर हो जाएगी इसकी लेंथ, है ना। पेरीफेरी जो सरकमफेरेंस है उसको तो लेंथ लोगे तुम, ठीक है। अब अगर रिंग की बात कर रहे हो तो आपको पता है कि इसमें दो सरफेसेस होते हैं, एक तो अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा। और सिंस रिंग जो है उसके आउटर और इनर सरफेस के बीच में बहुत कम गैप है, थिकनेस बहुत कम होती है, तो जो रेडियस आपकी आउटर सरफेस का होगा उसको हम इन जनरल कंसिडर कर सकते हैं कि वो बराबर होगा अंदर वाले के, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं ना, हम तो पूरे रिंग पे फोर्स लगने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि अंदर और बाहर ऑलमोस्ट रेडियस बराबर होगी। तो आप क्या बोलोगे कि सिंस दो अलग अलग सरफेसेस हैं, अंदर वाला लेंथ, अंदर वाला सरकमफेरेंस और बाहर वाला सरकमफेरेंस, दोनों पे जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एस मल्टीप्लाई बाई 2। क्या ये बात समझ में आई सबको? है ना। तो अब s इंटू 2 पाई आर, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे रखा है, लेकिन ये हर जगह लग रहा है, लगेगा सब जगह बेटा, ये यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा ना, अक्रॉस द सरकमफेरेंस हर जगह लग रहा है ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब तुमको mg के साथ में इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा टू लिफ्ट द बॉडी। ये पूछ लेते हैं कभी कभी सवाल कि कितना लगेगा। अब ये तो हो गया रिंग। अगर डिस्क के लिए पूछ रहे हैं तो डिस्क में दो अलग अलग सरफेसेस नहीं होते हैं, तो आपको mg प्लस ओनली s इंटू 2 पाई आर करना है। अगर आप एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हो तो उसका आपको डायमेंशन पता है, तो उसका भी सरकमफेरेंस निकाल लेना, 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन। समझ में आता है सबको तीनों एग्जाम्पल? आगे चले, यस सरफेस एनर्जी की बात कर लेते हैं जल्दी से। सरफेस एनर्जी क्या होती है और कैसे यूज करना है हमें? सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी विच इज प्रेजेंट ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड हैज एनर्जी विच इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। आपका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो हो रहा है, जैसे कि लिक्विड एयर के साथ रखा हुआ है, तुमने पानी रखा हुआ है, टेबल पे फैला दिया तुमने पानी, है ना, ग्लास से पानी गिर गया आपका टेबल के ऊपर, तो अब लिक्विड इंटरेक्शन कर रहा है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो टेबल के सब्सटेंस से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और एयर से भी कर रहे हैं, राइट। तो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है ना, उसकी वजह से जो फ्री सरफेस है आपके लिक्विड का, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि जहां भी इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ऑब्वियसली, है ना कुछ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो वो एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि सरफेस की एनर्जी है, सरफेस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे सवाल किस तरह से बनते हैं? सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। सरफेस एनर्जी आपकी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया। सिंस ये सरफेस से डील कर रही है, तो आप एनर्जी को डिवाइड करोगे पर यूनिट एनर्जी एरिया से, इस क्वांटिटी को आप बोलोगे एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है, ये याद रखना। सॉरी, यहाँ पे एस जो है वो सरफेस एनर्जी नहीं है, ई एनर्जी, सरफेस एनर्जी, माय बैड। दिस इज सरफेस एनर्जी एंड दिस इज सरफेस टेंशन, ठीक है। तो आपकी जो सरफेस एनर्जी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, वो हो जाएगी एस मल्टीप्लाई बाय ए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट में समझने वाली बात, वो ये है कि ये सरफेस पे एग्जिस्ट करती है। तो आपको जब डील करना है सरफेस एनर्जी से, तो आप केवल सरफेस देखोगे और किसी चीज को नहीं देखोगे। एग्जाम्पल के लिए देते हैं समझने के लिए, किसी एनर्जी, किसी ड्रॉप की अगर एनर्जी निकालनी तो कैसे निकालेंगे? तो अगर आप ड्रॉप की बात करो तो उसका एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आप एक तरह से स्फेयर की तरह ट्रीट करते हो उसको, तो उसका एरिया कितना हो जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो सरफेस टेंशन लग रहा है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको आप लेट से एस बोल देते हो, तो आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी ड्रॉप की सरफेस पे एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस पे है,
ये एनर्जी सरफेस पे है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है कि जो एनर्जी सरफेस पे एग्जिस्ट करती है उसकी बात हो रही है। सेम तरीके से अगर हम बबल की बात करें, आपको पता है कि बबल के बाहर और अंदर दोनों तरफ एयर होती है। कोई भी जो बबल होता है उसमें ये जो लेयर है ये तो लिक्विड की है ना, वाटर की या लिक्विड की, जिससे भी जिसका भी आप बबल बना हुआ है। लेकिन इसके बाहर और अंदर तो एयर है। तो इसके सरफेसेस कितने हो गए टोटल? दो हो गए। एक तो बाहर की तरफ से इंटरेक्ट कर रहा है ये एयर से, और एक अंदर की तरफ से कर रहा है। समझ में आई बात सबको? टोटल सरफेसेस कितने हो गए? दो हो गए। तो जब सरफेस एनर्जी निकालेंगे बबल की, तो हम एस इंटू 4 पाई r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये बात समझ में आई सबको? डिफरेंस समझ में आया ड्रॉप और बबल में? यस सर। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। किस तरह से सरफेस एनर्जी पे किस तरह से बन जाते हैं क्वेश्चन? आपकी ड्रॉप्स थी बहुत सारी, है ना, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स। इनको आपने कोइलीज कराया, कोइलीज मतलब ज्वाइन करा, है ना। एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को आपने ज्वाइन करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया। तो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। सिंस छोटे छोटे ड्रॉप्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा इसके कॉम्बिनेशन से। ये हुई पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी समझ में आने वाली बात क्या है कि आपने जो ड्रॉप्स यूज करी सारी, उसमें से कोई भी सिंस लिक्विड वेस्ट नहीं हुआ है, कहीं और नहीं गया है, तो वॉल्यूम सेम रहने वाला है इस इनिशियल एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स का, और जो फाइनल बन रही है बड़ी ड्रॉप इससे, उसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है। क्या ये बात क्लियर है तो आप लोगों को? सरफेस एरिया तो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है ना, सरफेस कैसा है, किस तरह का बना हुआ है। लेकिन वॉल्यूम इस चीज पे थोड़ी डिपेंड करता है। वॉल्यूम जैसे कि आपने अगर 10 मिलीलीटर का पानी लिया और उसके ड्रॉप्स बना दिए छोटे छोटे, तो उन सारे ड्रॉप्स को आप ऐड करके जब एक बड़ा ड्रॉप बना दोगे तो वो भी 10 मिलीलीटर का ही होगा, कहीं और थोड़ी चला जाएगा आपका पानी। समझ में आता है ना सबको दोनों चीजों में डिफरेंस? तो वॉल्यूम सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैसे कि लेट से इसका बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस था आर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और छोटे वाले ड्रॉप्स का था स्मॉल आर, तो इसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई एन। एन इज नंबर ऑफ ड्रॉप्स। तो यहां से एक रिलेशनशिप निकाल सकते हो आप कैपिटल और स्मॉल आर में, विच यू कैन यूज कैसे? सरफेस एनर्जी निकालने के लिए। तो सिंस आपको पता है कि इनिशियली जो ड्रॉप्स थी छोटी छोटी, उनसे जब आपने बड़ी बनाई तो आपका एरिया कम हो गया है। दैट मीन्स कि आपका सरफेस एनर्जी भी कम हो जाएगा। और एनर्जी जो आपका सरफेस एनर्जी है इनिशियली लेट से आपका था एन इंटू एस इंटू 4 पाई r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, तो फाइनल हो जाएगा एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सबको ये चीज समझ में आ रही है कि एनर्जी में चेंज आया है, सरफेस एनर्जी में चेंज आया है ना। इनिशियल जो थी उससे कम हो गई है फाइनल। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। तो इस पे सवाल किस तरह से बनता है बच्चों वो देख लो। आपको सिंस रिलेशन पता है बड़े और छोटे रेडियस में, आप इसको यूज कैसे करोगे? आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सरफेस एनर्जी में चेंज आया है वो कहाँ यूटिलाइज हुआ है, तो आप बोलोगे कि यार ये जो सरफेस एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, ये यूज आ रहा है इसके टेम्परेचर में चेंज लाने में। बड़ा ड्रॉप जो बना है ना, छोटे से बड़ा ड्रॉप, उन दोनों के टेम्परेचर्स में डिफरेंस होगा पक्का। होता है ना कभी कभी हमारी जो एनर्जी लूज होती है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में काम आ जाती है सिस्टम के। हमने पढ़ा हुआ है, ये कैलोरीमेट्री है ना, बेसिक कैलोरीमेट्री है, तो पढ़ा हुआ होगा आपने, है ना। इनिशियल और फाइनल कंडीशन में अगर एनर्जी में चेंज आया तो एनर्जी जनरली किस में यूटिलाइज हो जाती है? टेम्परेचर के चेंज में। तो जो ई आई माइनस ई एफ है उसने क्या किया? इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर बड़े वाले ड्रॉप का बाई डेल्टा थीटा। अब ये डेल्टा थीटा से कंफ्यूज मत होना, ये डेल्टा थीटा लिख लो चाहे डेल्टा टी लिख लो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर चेंज। तो आपको पता है यू कैन यूज दिस एज ई वाई माइनस ई एफ इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, है ना। कैलोरीमेट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है इस चीज को। ठीक है, ये यूज कर लेना, आता है कभी कभी सवाल इस पे। ठीक है, ये एस जो है स्पेसिफिक हीट है। एम एस डेल्टा टी में एस क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। पढ़ा हुआ है ना आपने कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट्स का। ठीक है, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा बताया था मैंने। कैलोरीमेट्री अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जिस पे सवाल आते हैं वो बात करते हैं। एक्सेस प्रेशर और लिक्विड ड्रॉप या बबल में कैसे निकालते हैं एक्सेस प्रेशर, वो दिखते हैं। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई ड्रॉप और बबल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है P1 और एक्सटर्नल जो प्रेशर है P2, उनमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो लेट से वो अगर आ रहा है 2s/r फॉर ड्रॉप, इसमें S क्या है? सरफेस टेंशन, और R क्या है? रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो आपका
प्रेशर डिफरेंस जो बबल में आएगा वो कुछ और आएगा, सेम नहीं आएगा, है ना। तो P1 माइनस P2 हो जाएगा इसमें 4s अपॉन आर, यानी कि ज्यादा एक्सेस प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर में चेंज आता है बबल के केस में। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, टू sir. एस टू एस अपॉन आर है ड्रॉप के लिए, बबल के लिए 4s अपॉन आर। अब इसमें अगर नीट ने अच्छा क्वेश्चन डाल दिया तो किस तरह से डाल सकता है, वो ये बोल देगा कि आपका जो बबल है, जो आपका बबल है वो आपने रख दिया एक्वेरियम में या किसी लिक्विड के अंदर है। बबल बनते हैं ना, कभी कभी देखा होगा आपने, पानी के अंदर भी बबल्स बनते हैं, है ना। एक्वेरियम में जो बबल बन रहे हैं, जैसे फिशेस जो इनहेल और एक्सहेल करती हैं उसकी वजह से बबल्स बनते हैं, लेट से। तो बबल जो बन रहे हैं एक्वेरियम के अंदर, वो बबल की तरह ट्रीट नहीं होंगे, वो ड्रॉप की तरह ट्रीट होंगे, यानी कि उनका जो एक्सेस प्रेशर है वो 2s अपॉन आर आएगा। उसका रीजन क्या है? सिंस यहाँ पे बबल के दो इंटरेक्शन थे, आपका जो लिक्विड था, ये जो लिक्विड भरा हुआ था बबल में, जो लेयर थी ये पतली सी, इसका एयर से इंटरेक्शन दो जगह से था। लेकिन जब आपने इसको लिक्विड में इंसर्ट कर दिया तो अंदर से तो है इंटरेक्शन इसका एयर से, लेकिन बाहर तो पानी ही है ना बेटा। ये लेयर भी वाटर की है और ये लेयर भी वाटर की है जो बाहर है। डिफरेंस समझ में आया? तो इस वजह से बबल का जब लिक्विड के अंदर इंसर्शन होगा, समर्ज होगा लिक्विड में, तो फिर ड्रॉप की तरह उसको ट्रीट करना है एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए। ये क्लियर है सबको? बोलो भाई। अब इसमें सवाल किस तरह से बन जाते हैं? लेट से आपको एक यहाँ पे एक ड्रॉप दे दिया है, बबल दे दिया है, जिसका एक्सेस प्रेशर आप निकाल सकते हो। अंदर की तरफ P1 है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0, रेडियस है R1। इसको कनेक्ट कर दिया आपने एक और बबल से या ड्रॉप से, जिसका की प्रेशर था अंदर की तरफ P2, बाहर था P0 और रेडियस था R2। तो इस पर आप इक्वेशन लिख सकते हो एक्सेस प्रेशर की। P1 माइनस P0 हो जाएगा 4s अपॉन R1, अगर ये बबल है लेट से। P2 माइनस P0 हो जाएगा आपका 4s अपॉन R2। तो ये आप इक्वेशन लिख सकते हो और यहां से आप निकाल सकते हो इजीली, सिंस यहाँ पे R1 छोटा है R2 से, दिख रहा होगा आपको, सवाल में दिया भी होगा ऑब्वियसली, एक का छोटा है, एक छोटा बबल एक बड़ा बबल है। तो अगर R1 छोटा है तो P1 बड़ा होगा बच्चों, ये बात समझ में आती है सबको? अगर R1 छोटा है तो P1 बड़ा होगा, है ना। R1 अगर R2 से छोटा है तो P1 P2 से बड़ा होगा। तो आपको सवाल में पूछ लेगा प्रेशर किधर ज्यादा है या किधर की तरफ एयर जो है वो पास करेगी या लिक्विड जो है वो पास करेगा। तो P1 सिंस बड़ा है P2 से, तो इधर से इधर की तरफ, यानी P1 R1 और छोटा होता जाएगा, ये बबल और छोटा होता जाएगा और ये बबल और बड़ा होता जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? आगे चले। Yes, sir. सवाल बनते हैं सोप बबल्स पे भी। सोप बबल्स पे कैसे बनते हैं कि दो सोप बबल को एक्सटर्नली लेट से आपने कांटेक्ट में ले आया, इंटरनली पे भी बनते हैं पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो आप इंटरनली वाला भी सॉल्व कर पाओगे कैसे करना है। लेट से एक सोप बबल था ये नंबर 1, एक नंबर 2, दो बबल थे, दोनों ने इंटरेक्ट किया, दोनों मिल गए, मर्ज हो गए। तो उसकी वजह से एक और थर्ड लेयर बन जाएगी, ये एक और थर्ड लेयर कॉमन लेयर बनेगी, जिसका की रेडियस आपको दिया होगा सवाल में R3, या तो निकलवा लेगा या दिया हुआ होगा। R1 थी बबल नंबर 1 की रेडियस, R2 थी बबल नंबर 2 की रेडियस, दोनों मिल गए तो एक कॉम्बिनेशन का एक R3 नया कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसका की रेडियस होगा R3, जो कि तुमसे पूछ लेगा। अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे सवाल को? अंदर की तरफ लेट से 1 वाले में है P1 और P2 है सेकंड वाले में, और बाहर की तरफ लेट से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है P0। तो एक्सेस प्रेशर आपने बबल में लिख लिया, लिखना सीख लिया है। बबल में कैसे लिखते हो आप प्रेशर, एक्सेस प्रेशर? P2 माइनस P0 हो जाएगा 4s अपॉन R2 और P1 माइनस P0 हो जाएगा 4s अपॉन R1। यहां तक कोई डाउट? ये समझ में आई दोनों इक्वेशन? अभी जो पढ़ के आए हम उसको यूज किया है ना। दोनों को यूज करो, 1 और 2 को, P1 माइनस P2 निकालो तो आपका आ जाएगा 4s अपॉन R1 माइनस 4s अपॉन R2। और ये जो बाहर वाले प्रेशर का डिफरेंस था P1 और P0, ये आपको बता रहा था डिफरेंस एक्सेस प्रेशर बिटवीन दिस सोप बबल एंड आपका जो एटमॉस्फेयर था उसके साथ। तो सिंस दो अलग अलग लेयर है या दो अलग अलग इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, उनकी वजह से अगर कुछ एक्सेस प्रेशर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस सोप बबल और इस सोप बबल दोनों की वजह से भी इस लेयर में भी आएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इस थर्ड लेयर के रेफरेंस में जो सरफेस टेंशन बनेगी, उस रेफरेंस में हम जो एक्सेस प्रेशर लिखेंगे 1 और 2 का, वो लिखेंगे P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 4s अपॉन R3। और R3 क्या हो जाएगा? नया वाला जो कॉम्बिनेशन है, जो नए वाली लेयर बनी है दोनों के इंटरेक्शन से, उसका रेडियस। तो यहां से आप R3 निकाल सकते हो। दो इक्वेशन है आपके पास, R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1
बन जाएगा R3 का वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बनते हैं तो उसको याद रखना। समझ में आया सबको कैसे निकाला? ठीक है, सोप बबल्स के इंटरेक्शन पे जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट में कुछ नहीं है, अगर आपका जो लिक्विड है वो किसी सरफेस से कांटेक्ट में है तो वो जो एंगल बना रहा है, उसका जो फ्री सरफेस जो एंगल बना रहा है या जो आउटर सरफेस जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वो अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग एंगल बनते हैं क्योंकि अलग अलग फोर्सेस लगते हैं। जैसे कि वाटर के लिए 90 डिग्री से कम बनता है ये एंगल, 90 डिग्री से कम बनेगा ये एंगल। वहीं मर्क्यूरी के लिए लेट से ये बन जाएगा थीटा ग्रेटर देन 90। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है फॉर कोहेसिव फोर्सेस, व्हेन कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट्स। जब एडेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे वाटर के केस में तो ये छोटा होगा एंगल। ठीक है, जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए रख दिया पानी के ड्रॉप को किसी टेबल पे तो ये फैलता है ना, स्प्रेड करेगा ये। तो अगर ये स्प्रेड करेगा तो थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री होगा। वहीं अगर आपके कोहेसिव फोर्सेस है, आपने मर्क्यूरी ले लिया लेट से यहाँ पे, तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाएगा, ये फैलेगा नहीं है, ऊपर की तरफ उठेगा ये, है ना, ऊपर की तरफ राइज करेगा ये, जबकि ये नीचे की तरफ राइज कर रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है। समझ में आ रहा है डिफरेंस दोनों में? अलग अलग डेंसिटी ऑफ लिक्विड में डिफरेंस है तो उनके एक्शंस में भी डिफरेंस आ रहा है ना, किस तरह से वो स्प्रेड हो रहे हैं या राइज हो रहे हैं। ठीक है भाई, इसका यूज हम करते हैं कैपिलरी में। जनरली सवाल बनते हैं जो वो बनते हैं कैपिलरी एक्शन पे। आपने एक कैपिलरी रख दी पानी के कंटेनर में, लेट से पानी या लिक्विड कोई सा भी कंटेनर रख दी, थिन ट्यूब है ये, यानी इसका थिकनेस बहुत कम है। तो अगर आपने वाटर यूज किया है तो आप नोटिस करोगे जनरली कि ये राइज हो गया है। एंगल ऑफ कांटेक्ट अभी अभी पढ़ के आया, लेस देन 90 होता है और पानी ऊपर राइज कर जाता है कैपिलरी में बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस इन अडेसिव फोर्सेस, अडेसिव फोर्सेस के डोमिनेंस में। ठीक है, ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉनकेव डायरेक्शन की आपकी कैविटी बनती है, कॉनकेव डायरेक्शन की। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पहले पढ़ी भी होगी बचपन में। अगर वहीं यहाँ पे मर्क्यूरी ले लोगे तो ये क्या करेगा, आपका फॉल हो जाएगा कैपिलरी में और कॉन्वेक्स टाइप की आपकी क्या बनेगी, कर्वेचर बनेगा, कॉन्केविटी कॉन्वेक्स टाइप की आपकी कर्वेचर बनेगा, कर्व बनेगा बेसिकली पानी का, सॉरी मर्क्यूरी का। अब ये जो हाइट में चेंज आया है, पानी ऊपर चढ़ गया, मान लो राइज आ गया या फॉल आ गया, मर्क्यूरी की वजह से फॉल आ गया, इस पे सवाल बन जाते हैं कि कितना आएगा राइज या ड्रॉप। तो वो कैसे निकालते हैं, 2s cos थीटा अपॉन r इंटू रो जी। इसमें सारी चीजों की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। r इज द ट्यूब का रेडियस, जो कैपिलरी ट्यूब है आपकी उसका रेडियस। रो तो लिक्विड का, आपका जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी हो गई, है ना। और थीटा क्या हो गया, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई, इसको आप 2s अपॉन कैपिटल R इंटू रो जी भी लिख सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो कैपिटल R है वो इस ट्यूब का R नहीं है। कैपिटल R जो है वो ये कर्व जो बन रहा है ना आपकी, जो ये कॉनकेविटी बन रही है, इसका R है। तो कभी कभी इसका भी रेडियस दिया जाता है तुम्हें, ऑब्वियसली ये कर्व बन रहा है तो इसका भी कुछ रेडियस होगा ना बच्चों। समझ में आ रही बात सबको, डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है, ट्यूब का रेडियस अलग है। हाँ दिया होगा क्वेश्चन में, या तो वो पूछ लेगा तो अगर रेडियस तो वो फिर हाइट दे देगा, राइज या फॉल दे देगा कैपिलरी में और फिर रेडियस पूछेगा। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको सब कुछ दे देगा जो भी आपको पूछेगा सवाल। अब जनरली कैपिलरी के क्वेश्चन आते हैं पर कई बार प्लेट्स के भी आ सकते हैं। कैपिलरी नहीं दे दी, सेम कॉन्सेप्ट पे प्लेट्स में पूछ लिया कि दो प्लेट है जिनको बहुत पास में तुमने पानी में रख दिया। तो पानी में रख दिया तो पानी क्या करेगा, पानी या फिर मर्क्यूरी, आइदर केस में अगर आप तुम जैसे पानी में रखा है तो मैंने क्या बताया तुमको, पानी एडेसिव फोर्सेस डोमिनेट करता है उसमें, तो वो चढ़ने लगेगा पानी, है ना। जैसे ही तुमने दो प्लेट्स रखी पानी के अंदर तो पानी उसके ऊपर चढ़ने लगता है ना, राइज करेगा। अब वो राइज का वैल्यू पूछ लेंगे तुमसे, क्या हो जाएगा, 2s cos थीटा अपॉन डी इंटू रो जी। सेम फॉर्मूला है, चेंजेस क्या है, पहले रेडियस था, अब प्लेट्स के बीच में जो गैप है डी वो आ गया है ना, ये जो आपकी विड्थ है डी ये आ गई है। पानी के केस में जनरली हम देखते हैं कि ये एक लेवल बन जाता है, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 0 हो जाता है, यानी cos थीटा की वैल्यू 1 ले सकते हो आप अगर वाटर है तो। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर वाटर है तो ले सकते हो आप cos थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, इस फॉर्मूले में। विस्कस फोर्स लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं।
विस्कस फोर्स बेसिकली कुछ नहीं, फ्रिक्शन का एक एनालॉगस चीज है जो लिक्विड्स में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जैसे हम फ्रिक्शन पढ़ते थे कि दो सरफेसेस जब भी कांटेक्ट में होते हैं तो बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके बीच में अपोजिंग फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, है ना, अपोजिंग फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। वैसे ही कोई भी दो लेयर है लिक्विड की, तो जब वो मूव कर रही होती है एक दूसरे के ऊपर, तो वो एक अपोजिंग फोर्स फील करती है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, है ना। एक लेयर दूसरी लेयर के मुकाबले जब भी रिलेटिव मोशन करेगी तो उनके बीच में कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसी को बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। ठीक है, इसको विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, ये सब कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो फ्रिक्शन की तरह ही होता है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये भी एक अपोजिंग फोर्स होता है, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से कि यहाँ पे देख सकते हो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट्स हमने बनाए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, इसके नीचे वाली लेयर में वेलोसिटी थोड़ा कम होगा, इसका वेलोसिटी और भी कम होगा। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो आप नोटिस करोगे कि विस्कस फोर्स का इफेक्ट हो रहा है, और वेलोसिटी जो भी है पार्टिकल का, लेयर्स के लेयर में जो पार्टिकल होगा आपके लिक्विड का, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो विस्कस फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उस विस्कस फोर्स को डिराइव करने के लिए हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेट से आपने क्रॉस सेक्शन ले लिया लिक्विड का, वाई हाइट ऊपर लिया, डी वाई इसका डेप्थ, वो विड्थ है इस क्रॉस सेक्शन का। अब इसमें दो अलग अलग लेयर है, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2। तो जो नीचे वाली लेयर है, सिंस आप देख सकते हो यहाँ से वेलोसिटी उसका v है, अगर तो ऊपर वाली का ज्यादा होगा, नीचे वाली का कम हो रहा है। ऊपर वाली का कितना हो जाएगा? v प्लस डी वी प्लस जितना चेंज आया है डी वाई विड्थ को कवर करने में dv। तो विस्कस फोर्स जो डिफाइन होता है वो कैसे होता है कि विस्कस फोर्स एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट के। इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से हमने निकाला है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, जो भी एरिया है इसका, जो भी एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का, लिक्विड क्रॉस सेक्शन का, उसके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको हम जनरली बोलते हैं ईटा और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस पे बहुत सवाल बनते हैं। तो ये आपका विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स बन जाता है ईटा टाइम्स ए डीवी बाय डी वाई, और ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अपोजिंग फोर्स लिखा है ना हमने स्टार्टिंग में, ये माइनस साइन वो रिप्रेजेंट करता है। इसका डायमेंशन ईटा का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हो जाएगा ml1 ml-1 t-1। ऐसा यूनिट होती है उसकी पॉइस्चुअली या पीआई, और सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। तो दोनों का रिलेशन क्या होता है? 1 पॉइस्चुअली इज इक्वल टू 10 टाइम्स पॉइज। ठीक है, तो ये याद रखना। इस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। इसमें बस ये एक चीज याद रखना, अगर आपको पॉइस्चुअलीज इक्वेशन पूछ लें तो ये जनरली बनाई जाती है नैरो ट्यूब में फ्लो के लिए। यानी कि एक ट्यूब आपने बना दी जिसका लेंथ कुछ एल है, और उससे वेलोसिटी वी पास हो रही है लिक्विड की। तो उसके आप दोनों तरफ देखोगे तो प्रेशर ऑब्वियसली अलग अलग होगा, P1 और P2। तो आपको फ्लो रेट पूछ ली जाएगी, कितनी फ्लो रेट है। तो फ्लो रेट डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूले से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रही है ये फ्लो रेट, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं तो इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सवाल बनते हैं स्टॉक्स लॉ पे या टर्मिनल वेलोसिटी पे, आपने पेपर में करे भी होंगे, बहुत सारे सवाल बनते हैं इस पे। तो लेट से आपने एक बबल या ड्रॉप रख दी है आपने पानी के अंदर, विस्कस लिक्विड के अंदर। अगर विस्कस लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, विस्कस फ्लूइड बोल लो, एयर भी हो सकता है, एयर में भी विस्कोसिटी हो सकती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर है कुछ इसकी, तो स्फेयर पे इस स्फेयर पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स। फ्लूइड में ऊपर की तरफ लगेगा, क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ लेट से जा रही है v वेलोसिटी से, तो ऊपर की तरफ लगेगा एक विस्कस फोर्स जो कि इसको स्लो डाउन कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो अगर v बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ता रहेगा, लेकिन बेसिकली वो अपोज कर रहा है उसको। नीचे जा रहा है ना आपका, अगर स्फेयर, ड्रॉप, बबल जो भी है, नीचे अगर जा रहा है ये, तो विस्कस फोर्स उसको ऊपर की तरफ रोकने का ट्राई करेगा। और इसकी वैल्यू होती है विस्कस फोर्स की 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल बबल या ड्रॉप या जो भी है ये। ठीक है, और v क्या हो गया? वेलोसिटी जिससे ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर v बढ़ेगा, नीचे तेज जाएगा, तो विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स भी तेज लगेगा।
लेकिन एक सर्टेन स्पीड तक लगता रहेगा। सिंस हमको पता है कि फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर एक बायंट फोर्स भी लगता है ना। तो आपको पता है कि बाइंड फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स भी बोला जाता है क्या इसको, अपथ्रस्ट फोर्स, है ना। तो ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस हो गए, अब एक तो विस्कस फोर्स हो गया, एक बाइंड फोर्स हो गया, और नीचे की तरफ केवल एक फोर्स है, वेट, जो कि इस ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपका बाइंड फोर्स और विस्कस फोर्स टोटल इक्वल हो जाए आपके वेट के। जब ऐसा होगा तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ नेट जीरो हो गया है। एफ नेट जीरो हो गया है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और आपका जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, जिसको आप टर्मिनल वेलोसिटी भी बोलते हो। तो ये सेम इक्वेशन यूज करके, सारी चीजें इसमें पुट करके, हम एक टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपका जो ऑब्जेक्ट है इससे ज्यादा स्पीड से नहीं जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर चुका है। इसमें याद करने वाली चीज क्या है कि ये डेंसिटी डिफरेंस, जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी माइनस लिक्विड की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी डिफरेंस कॉज कर रहा है। ठीक है, तो 2r² g अपॉन 9 टाइम्स ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मल्टीप्लाई बाय ρs माइनस ρl। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इस पे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को? यस सर। चलो, काफी थ्योरी हो गई है, एक दो सवाल कर लेते हैं। रुको, ठीक है, करो भाई, इसको सॉल्व करो। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। टेक 1 गुड मिनट एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। लेट मी नो क्या आंसर है इसका। विस्कस फोर्स निकालना है इसको, अभी अभी पढ़ा है आपने। हाँ भाई, आया किसी का आंसर क्या? यस सर, थोड़ा रह गया बस। करो करो। भाई विस्कस फोर्स लग रहा है, तो तुमने जब ड्रॉप किया, एम मास के बॉल को जब ड्रॉप किया, तो नीचे जाते जाते विस्कस फोर्स पे जब लगेगा तो एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो आपका जो डेंसिटी है ग्लिसरीन का वो D/2 है ना, लिक्विड का डेंसिटी अगर D है तो। ठीक है, स्मॉल मास एम एंड डेंसिटी D, हाँ, बॉल का डेंसिटी D है तो सर। ठीक है, तो डेंसिटी में डिफरेंस, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूज करना है आपको, है ना। विस्कस फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे आप, वेट माइनस बाइंड फोर्स करोगे, है ना। विस्कस फोर्स प्लस बाइंड फोर्स वेट के बराबर होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, यस सर। है ना। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसमें। क्या आ जाएगा भाई? सर ए ऑप्शन। mg/2 आएगा। यस सर। साक्षी, यस सर, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना। कैसे किया, कैसे किया? सर पहले विस्कस फोर्स वाला फॉर्मूला लगाया कि वेट माइनस बायंट फोर्स
फिर उसके बाद लिख दिया कि डी, एक डी है डेंसिटी और दूसरी d/2 हो जा रही है कुछ टाइम के बाद। फिर उसके बाद जब इनको माइनस करेंगे फिर कॉमन निकाल के जो d इंटू वी है उसको m लिख लिया, फिर mg/2। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप जब विस्कस फोर्स लिखोगे तो आप क्या लिखोगे भाई? v इंटू डी जी, है ना, v इंटू डी जी माइनस v इंटू d/2 इंटू जी, क्योंकि आपके डेंसिटी में जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो डिफरेंस आएगा आपके वो यही तो आएगा, v इंटू डी जी माइनस v इंटू d/2 इंटू जी, है ना। नहीं समझ में आया? विस्कस फोर्स जो होता है वेट माइनस बाइंड फोर्स होता है, राइट। तो वेट आपका आ जाएगा d1, d1 लेट से आप उसको ले लेते हो d, मतलब जो d दिया हुआ है आपके बॉल का, उसकी वजह से कितना आ जाएगा वेट? v इंटू डी जी। नहीं समझ में आया? मास इंटू जी, m इंटू जी होता है ना वेट, Yes, sir. m इंटू जी होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है बेटा डेंसिटी। तो कैपिटल V वॉल्यूम हो गई आपकी, है ना, कैपिटल V वॉल्यूम हो गई, D हो गया आपका डेंसिटी और G हो गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो V इंटू डी जी लिख सकते हैं हम वेट को, है ना, माइनस बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगा? V इंटू डी जी। लेकिन बाइंड फोर्स कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है, तो डेंसिटी उसकी लेंगे, कितनी होती है वो? d/2 दी हुई है क्वेश्चन में। समझ में आया बात? ये Yes, वेट sir. है, ये बाइंड फोर्स है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो। अच्छा, ये कैपिटल V वेलोसिटी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज वॉल्यूम, राइट। तो Yes, क्या हो sir. जाएगा? v/d/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? v/d/2, आधी बच जाएगी, आधी बच गई। और ये आपका देता है मास, तो ये बन जाएगा mg/2। समझ में आया? दिस इज मास। अरे मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होती है डेंसिटी, है ना। तो उसी को तो यूज किया है यहाँ पे, ये ऑप्शन। आगे चलें, आगे चलें। Yes, sir. ओके, तो हम टाइम की कमी है तो मैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, ताकि हम थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, ठीक है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है थ्रू द ओपन होल। अभी जो पढ़ा था ना केस हमने, जहाँ पे कंटेनर था उसमें होल कर दिया तुमने, ठीक है। तो आपने होल जो किया उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है तुमको, फुल्ली फिल्ड है पहले तो, ओपन टैंक है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि 2 मीटर तक भरा हुआ है आपका टैंक। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताना है थ्रू द ओपन होल वुड नियरली हाउ मच, ये बताना है मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेट जो होगा वो क्या होगा बेटा? एरिया इंटू वेलोसिटी तो होगा। Sir. समझ में आती है बात? रेट जो होगा वो क्या होगा? एरिया इंटू वेलोसिटी होगा। पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले भी, इक्वेशन ऑफ Yes, sir. कंटिन्यूटी में भी, है ना, कि रेट कांस्टेंट रहती है, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो आपको एरिया इंटू वेलोसिटी निकालना है। द रेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग जो है, मतलब बाहर की तरफ जो फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है आपका, वो क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे आगे बताओ? एरिया तो मेरे ख्याल से दिख गया होगा सबको, दिया हुआ है सवाल में। Yes, sir. कितना होगा एरिया? 2 × 10⁻⁻⁻⁶। -6. वेरी गुड। रेट होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया दिया हुआ है आपको 2 × 10⁻⁻⁶, क्योंकि 2 mm² दिया हुआ है ना। तो 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 2 बार करना पड़ेगा ना, Yes, sir. है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? अगर किसी होल से बाहर निकल रहा है आपका फ्लूइड, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्सी तो यूज करोगे बेटा। अभी अभी जो पढ़ा था √2gh, Yes, sir. याद आ रहा है? यही तो पढ़ा था, √2gh से बाहर निकलता है फ्लूइड, है ना। सो कितना हो जाएगा ये? 2 × g इंटू, बोलो भाई, 2. 2 × g इंटू h की वैल्यू कितनी आएगी? 2 मीटर आएगी ना, Yes, sir. ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है यार आपको। आया किसी का आंसर? 12.6 आया, 12.6 वाला लास्ट डी ऑप्शन। यस सर। 12.6 इंटू 10⁻⁻⁶। आई गेस हो जाएगा सॉल्व यार, इजी है नहीं? Yes, sir.
ठीक है, इसमें जो छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था बस यही हो रहा था कि रेट जो होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, और रेट पूछ रहा है तुमसे, रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है तुमसे वाटर का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो होल से जो वेलोसिटी बन रही है, यानी होल का जो एरिया है वो लेना है, और वेलोसिटी जो एफ्लक्स है वो वाली लेनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन मोर क्वेश्चन, दिस वन ऑल्सो आई एम गिविंग यू होमवर्क, ये वाला करो, ये हो जाएगा जल्दी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक लिक्विड which does not wet the solid surface if angle of contact is how much। कब वो वेट नहीं करेगा सॉलिड सरफेस को, अभी हमने डिस्कस किया था ना, पानी में हाथ डालते हैं तो गीला हो जाता है, मर्क्यूरी में डालेंगे तो हमारा हाथ पे मर्क्यूरी नहीं लगेगा, वेट नहीं करेगा हमारे हाथ को मर्क्यूरी, क्योंकि अडेसिव फोर्सेस नहीं है डोमिनेटिंग। क्या होगा भैया, आंसर बताओ, जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा? अरे हाँ, आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। सर सी ऑप्शन। राइट, आंसर इज सी ऑप्शन। अगर वेट नहीं कर रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हैज टू बी ग्रेटर देन 90 यस डिग्री, सर। है ना, क्योंकि जब 90 डिग्री से बड़ा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट तो कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, पढ़ा था आप लोगों ने ये। यस कोहेसिव सर। फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं मतलब वेट नहीं कर पाएगा वो, है ना। याद करो, किसी मटेरियल पे तुम किसी सरफेस पे रखते थे मर्क्यूरी को, तो वो तुम्हारा फैलता थोड़ी था, चिपकता थोड़ी था, वेट थोड़ी करता था, वो तो ऊपर की तरफ उठ जाता था ऐसे, है ना, दूर भागता है। मर्क्यूरी क्या करता है, दूर भागता है, सरफेस से दूर भागता है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। कोहेसिव फोर्सेस मतलब सब्सटेंस के इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि एक मर्क्यूरी का जो पार्टिकल है वो दो लोगों को देख रहा है एक टाइम पे। तुमने मर्क्यूरी को रखा टेबल पे, अब मर्क्यूरी का बिल्कुल एंड वाला पार्टिकल, मॉलिक्यूल, देख रहा है कि उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ इंटरेक्ट करे, है ना, टेबल के साथ, या फिर वो अपना एक और भाई देखता है, अपना एक और भाई मतलब सेम मर्क्यूरी का एक और मॉलिक्यूल देखता है, और वो चूज किसको करता है, किसको चूज करता है वो, टेबल वाले को या खुद मर्क्यूरी वाले को? अरे बोलो भाई, किसको चूज करता है, मर्क्यूरी वाले को चूज करता है ना, टेबल वाले को रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं मर्क्यूरी के केस में, तो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है सेम पार्टिकल में। जो अब अपोजिट पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल है, उनमें कम होता है, तो दूर भागता है, तो दूर भागेगा तो बड़ा एंगल बनाएगा 90 डिग्री से ना। दिस इज द लॉजिक। सोप बबल, सोप बबल पे भी कर लो एक क्वेश्चन, कितना टाइम बचा है तुम्हारे पास? वन मोर क्वेश्चन यू कैन डू ना। टर्मिनल वेलोसिटी पे करो यार, ये वाला करो, अच्छा क्वेश्चन नहीं। दिस यू कैन डू, दिस यू कैन डू होमवर्क आराम से। ठीक है, ये वाला भी तुम कर लोगे, ये वाला भी तुम कर लोगे, चलो ये वाला करो, ये वाला करो, कैपिलरी वाला करो, कैपिलरी वाला करो। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटरलेस, वाटर राइजेस टू अ हाइट एच, वाटर राइज कर रहा है कैपिलरी में, मास दिया हुआ है वाटर का जो राइज किया उसका। एक और कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस बढ़ा दिया, 2r कर दिया, उसको पानी में डुबो दिया, अब मास ऑफ वाटर पूछ रहा है तुमसे कितना राइज करेंगे। कर पाओगे? जो राइज निकालने का फॉर्मूला था वो याद आ रहा है आप लोगों को, या बताना पड़ेगा एक बार, नोट्स ऊपर की तरफ दिखाऊं, याद है या दिखाऊं, जल्दी बताओ। सर 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। हाँ बहुत बढ़िया।
ये है राइज, है ना, इसको यूज करना है, वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, बिकॉज यही तो दिया हुआ है सवाल में, राइज कर गया पानी। अब मास का अगर रेशियो निकालना है, मास का रेशियो क्यों बोला मैंने, क्योंकि इनिशियली पता हुआ है दूसरे वाले मास का पूछा जा रहा है कितना आएगा, तो ऑब्वियसली मास का रेशियो पूछ रहा है। तो मास का अगर रेशियो निकालना है तो मास को पहले लिखना सीखना पड़ेगा ना बेटा। तो मास को कैसे लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ। ये सवाल में नहीं दिया होता और ये कोई बताता भी नहीं है, आपको खुद को निकालना पड़ेगा कैसे लिख सकते हैं मास को। एक तो ये पता है कि सेम वाटर की बात हो रही है तो डेंसिटी सेम रहने वाली है। Yes, sir. हाँ ना बोलो भाई, तुमको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। डेंसिटी सेम रहने वाली Yes, sir. है ना। तो मेरे को कौन कौन सी चीजें पता हो सकती है, एक तो डेंसिटी पता हो सकती है। मास की बात कर रहा हूँ, मास अगर वो मुझसे पूछ रहा है, मास जब भी कोई बोलेगा खासकर फ्लूइड्स में, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात क्लियर है सबको। Yes, sir. सबसे पहले ये आना चाहिए दिमाग में। सेकंड चीज क्या आनी चाहिए दिमाग में कि वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये दोनों चीज मन में आती है, Yes, दो sir. चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर आपको दो चीजें दिमाग में आ चुकी है तो फिर आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि अब आपको क्या क्या चाहिए वो आपको पता है। आपको पता है कि आपको एरिया चाहिए, हाइट चाहिए और डेंसिटी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल गई तो मास बना सकते हो तुम लोग। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कैसे बनाओगे भाई, मास को मैं लिख दूंगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। क्या ये बात क्लियर है सर, कैसे लिखा मैंने ये। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। Yes. और मास को लिख दूंगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। लिख दिया रो ए एच। समझ में आया सबको। अब लिखा क्यों, मास निकालना था ये तो पता है सर, डेंसिटी सेम है ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये लिखा क्यों, ये इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले से पता चला कि जो राइज होता है वाटर में इन कैपिलरी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। आई बात समझ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। इज दिस क्लियर बच्चों। Yes, sir. तो H1/H2 यानी कि अगर दो अलग अलग कैपिलरीज हैं, दो अलग अलग कैपिलरीज हैं, तो उन दोनों में जो हाइट में चेंजेस आए होंगे वो क्या आए होंगे, R2/R1 के बराबर आए होंगे। बोलो हाँ या ना, Sir. है ना। तो R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। हाँ साक्षी, 2R. आ गया आंसर, डी कितना आया। ऑप्शन, डी। बहुत बहुत बढ़िया। तो R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2R, और Yes, sir. R1 की वैल्यू R दे रखी है, तो H1/H2 की वैल्यू कितनी आ गई 2. 2। नाउ आई कैन यूज दिस हाउ, क्योंकि मुझे मास में डिफरेंस निकालना था, तो मैं इस एक्सप्रेशन से लिख सकता हूं M2/M1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना ए। अब कैपिलरी का जो एरिया है वो सेम है क्या, ए एरिया किसका होता है, एरिया किसका होता है, capillary tube of radius r is immersed in water, rises to a height h, the mass of the water in capillary tube is 5 ग्राम। अब जो एरिया है बेसिकली जो आप कवर कर रहे हो वो वाटर का कवर कर रहे हो, एरिया इनटू हाइट। जब तुमने लिखा तो तुम किसके रेफरेंस में लिख रहे थे, वॉल्यूम के रेफरेंस में लिख रहे थे ना, पानी का, Yes, पानी के sir. वॉल्यूम के रेफरेंस में लिख रहे थे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है तो आप एरिया जो लिखोगे वो सेम लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी हाइट है जो कि वेरी कर रही है, आपकी हाइट है जो वेरी कर रही है, तो ओवरऑल वॉल्यूम में जो चेंजेस ला देगा वो हाइट लेके आएगा, एरिया नहीं, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो A/H2, M2 के लिए लिख रहे हैं ना, इंटू रो डिवाइडेड बाई A/H1 इंटू रो। अब एरिया और रो तो कैंसिल हो जाएगा, रिलेशनशिप ही जो आएगा वो आएगा H2/H1 में, विच इज 1/2। M2/M1 कितना आ गया 1/2, तो M1 कितना आ गया, M2 कितना आ गया जो निकालना है आपको, M1/2 विच इज 5 ग्राम्स बाई 2। कितना आया आंसर 2.5 ग्राम्स। कौन सा ऑप्शन है भाई, डी D ऑप्शन। option.
बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे हमने एरिया सेम क्यों लिया है, क्योंकि हम कैपिलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हमने एरिया इनटू हाइट लिखा ही वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए था, राइट? डेंसिटी लिखी थी ना भाई, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वाटर के लिए लिया था। अलग अलग लिक्विड होता तो उसको भी शायद अलग लेते, लेकिन H2 जो वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं वो H2 लेके आ रहा है, H2 और H1 राइज लेके आ रहा है, कितना वॉल्यूम आपका ऊपर उठा है पानी का, ठीक है, तो वो कॉम्पनसेट कर रहा है दोनों वॉल्यूम्स में। आगे चलते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कहाँ गया भाई? स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. एक टर्मिनल वेलोसिटी पे भी कर लो सवाल, देन वी कैन रैप अप द क्लास। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, इसके बाद हम क्लास को रैप अप कर देंगे, ठीक है? सॉल्व दिस वन। बेसिकली आपको ड्रैग फोर्स का क्वेश्चन है ये, टर्मिनल वेलोसिटी इसमें इंक्लूडेड है। विस्कस फोर्स लिखना आता है सबको बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. विस्कस फोर्स लिखना आता है? अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, टर्मिनल वेलोसिटी के जब कॉन्सेप्ट बात करते हैं, क्या होता है विस्कस फोर्स? 6 पाई ईटा आरवी, Yes, sir. है ना, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा भाई? 6 पाई ईटा, बोलो आगे बोलो, R into velocity. आर इंटू वेलोसिटी, ठीक है? अब सॉल्व करके आंसर बताओ। ईटा की वैल्यू दे रखी क्योंकि 0.9, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल कितना दे रखा है? 0.9, है ना? और रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 5 मिलीमीटर है। रेडियस कितना है? 5 मिलीमीटर, तो 10 की पावर -3. 6 इंटू 3.14 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितना है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 इंटू 10 की पावर -2। -2. बस सबको सॉल्व करो, दैट इज योर आंसर, एज इजी एज इट कुड बी। 8.478, 8.478 के अराउंड आएगा, 8.48 ले लो, 10 की पावर -3 न्यूटन के अराउंड बनेगा, बी ऑप्शन। कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, एक सवाल आपका बर्नौली इक्वेशन पे मैंने दिया है, यू कैन टेक इट एज होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया था 2024 में ही, ठीक है? जो बर्नौली इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स है ना, उसी के ऊपर है, तो हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं होता है तो पूछना जरूर, ऐसा नहीं कि सर करा ट्राई नहीं हुआ लेकिन हमें नहीं पूछना ना, ये आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, दे दूं होमवर्क में, कर लोगे ना? Yes, sir. बर्नौली पे ही है बेस्ड, काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली डिफरेंस पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम में। हमने जो पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस ये जो बर्नौली पढ़ी थी, ½ ρV² प्लस ρGH प्लस P इक्वल्स टू कांस्टेंट, इससे हो जाएगा ये, ठीक है? फ्लूइड इतना ही था, इट्स ओवर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। टेस्ट अच्छे से देना, सब लोग देना जरूर कल वाला टेस्ट, है ना? बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।